गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो समय खर्च ना करते हुए हम सीधे टेस्ट सीरीज पर आते हैं। एक के बाद एक लगातार प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर करें। तो प्रश्न नंबर 1, आपको समय बहुत कम मिलेगा और जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। अपनी कॉपी में आंसर लिखते जाइएगा। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? सीखने की विधि, सीखने का स्थानांतरण, सीखने का पठार या सीखने में रुचि। तो इसका आंसर है सीखने का स्थानांतरण। इसको हम समझ लेते हैं। यदि किसी बच्चे ने स्कूल में सीखा कि 8 में से 2 माइनस किया तो 6 प्राप्त हुआ। अगर घर में वो 8 सेब रखे हुए हैं फ्रिज में, अगर 2 सेब निकाल लेता है फ्रिज में से और वो समझ जाता है कि भाई 8 में से अगर 2 निकालते हैं तो 6 बचते हैं, तो उसने क्या किया, उस नॉलेज का दूसरी परिस्थिति में यूज किया। इस चीज को कहते हैं सीखने का स्थानांतरण। सेकंड, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आपको पता ही है व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। ठीक है। स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। आपको बहुत फास्ट करना है क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, एग्जाम बहुत पास है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिक्स में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को कॉलम्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो इसमें स्तंभाकृति यानी हिस्टोग्राम। सेकंड, आवृत्ति बहुभुज। सी, संचयी आवृत्ति यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और डी, रेखा चित्र। तो भाई जिसमें आपको जो कॉलम्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो इसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बुद्धि का अधिकतम विकास आप बताइए, बाल्य अवस्था में होता है, शेष अवस्था या किशोर अवस्था या प्रौढ़ अवस्था? तो अधिकतम विकास जो बुद्धि का होता है आपका किशोर अवस्था में होता है। 9th में जब बच्चा होता है तो उसकी जो ब्रेन का डेवलपमेंट मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, इसलिए इतना सिलेबस सबसे ज़्यादा टफ होता है 9th और 10th का, स्पेशली 9th का। तो अधिकतम विकास हो जाता है तब तक, है ना, किशोर अवस्था का। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित रहता है? शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित रहता है, नैतिकता पे, वातावरण पे या ध्यान पे? तो देखिए, व्यवहार जो है जिसकी बेसिक प्रवृत्ति होगी उसी पर आधारित रहेगा शिशु का, है ना, बेसिक इंस्टिंक्ट्स पर आधारित रहता है शिशु का, क्योंकि नैतिकता बच्चे में कहाँ से आएगी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने प्रयोग किया। अब ये आपको कोहलर का पता होगा, कोहलर ने किस पे किया था सूझ द्वारा सीखना? कुत्ता, वनमानुष, बिल्ली या चूहा? तो आपने पता होगा ना, एक अगर आपने कोहलर को पढ़ा होगा तो इन्होंने जो है इनसाइट डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, और ये जो है इन्होंने किया था सिद्धांत सुल्तान नाम के एक वनमानुष पे। ठीक है, जो स्टूल पे खड़ा होकर केले उठा लेता है। केले जो है उसने बहुत ऊंचाई पे रख दिए थे कोहलर ने, और जो है बंदर जो है उछल उछल के थक गया था। ठीक है, वन मानुष यानी बंदर ही समझ लो। उछल उछल के थक गया और फिर बाद में वो बैठ गया, थक के हार के बहुत थक गया, बैठ गया, और फिर उसने क्या किया कि स्टूल उठाया पास में से, उस पर खड़ा होके और जो है ऊंचाई पर रखे हुए केले उठा लिए। तो इसे कहते हैं इनसाइड डेवलपमेंट, एकदम से ज्ञान प्राप्त हो जाना, सूझ। तो ये जो है आपका वन मानुष पे किया गया था कोहलर ने प्रयोग। 7th क्वेश्चन, ये आवश्यक नहीं है कि बच्चा उच्च उच्च बुद्धि लब्धि यानी हाई आईक्यू वाले बच्चे में डैश हाई होगा। तो ये क्या आवश्यकता नहीं है? क्रिएटिविटी, लर्निंग, अध्ययन, विश्लेषण करना या अच्छे अंक प्राप्त करना? तो भाई देखिए, क्रिएटिविटी का जो है बुद्धि से रिलेशन तो बहुत अधिक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि अगर हाई आईक्यू है तो हाई क्रिएटिविटी भी होगी, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते अगर बहुत हाई आईक्यू है तो जरूरी नहीं है। ये जरूर सही है कि क्रिएटिव चार बच्चों का जनरली आईक्यू हाई रहता है ना, लेकिन हर हाई आईक्यू वालों का क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो 7th का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा, तो चारों ऑप्शंस देखते हैं। अवधि, नवीनता, रुचि या आकार?
तो इसमें जो है आपका ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा को रुचि कहते हैं। 9th क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? अब ये मेजरमेंट ऑफ जो स्मृति का, मेमोरी का जो मापन है, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें आपका जो है प्रत्याह्वान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि और पुनः सीखना विधि। तो इसमें से जो है प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें नहीं पे ध्यान देना कि स्मृति के मापन के लिए किस चीज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए मित्रों, मैं समझाता हूं, मार्क आपने लगा ही लिया होगा। देखिए ये तार्किक विधि यानी रीजनिंग, इसका स्मृति से क्या लेना देना, लॉजिक लगाना है ना। पुनः सीखना स्मृति से रिलेटेड है। पहचान, भाई बच्चे नहीं खेलते, चित्रों को पहचानते हैं, कौन सा चित्र पहले देखा कौन सा बाद में देखा, तो पहचान विधि है ना, प्रत्याह्वान विधि है। तो तार्किक विधि का इससे कोई लेना देना, इसमें आप ओड वन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, TAT। तो ये TAT बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बीएड में पढ़ा होगा TAT के बारे में। तो इसका डेवलपमेंट जो है मर्रे के द्वारा किया गया था, है ना। और इसके परीक्षण में कुल 31 कार्ड्स होते हैं और इनमें से 30 कार्ड पे चित्र बने होते हैं और एक कार्ड जो होता है सादा होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आंसर हो गया C, मरे। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा आपका? बाल केंद्रित शिक्षा, है ना। ये तो आपके सब्जेक्ट के ही ऊपर ले लिया गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो इसमें जो है आपका 12th का आंसर आप जो है D, 12th का आंसर आपका सॉरी B। तो वर्गीकरण का सिद्धांत जो है वृद्धि और विकास से, है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो अब इसने आपने वृद्धि और विकास की थ्योरीज पढ़ी होंगी, कंटिन्यूटी, समन्वय, वैयक्तिकता, है ना। तो वर्गीकरण की उसमें कोई बात नहीं की गई थी। 13 क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, सहचर्य का नियम। तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने में किस पर आधारित है? तत्परता के नियम पे आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? ठीक है ना, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कहते हैं संप्रत्यय निर्माण, जिसको इंग्लिश वाले हो तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का प्रथम सोपान क्या है? तो इसमें जो है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण, है ना। तो प्रथम सोपान परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था, यानी किसके द्वारा दिया गया था? टॉलमैन के द्वारा दिया गया था, बंड्यूरा के द्वारा दिया गया था, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था या कोहलर के द्वारा किया गया था, है ना। तो ये जो है आपका बंड्यूरा के द्वारा दिया गया था, है ना, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बंड्यूरा के द्वारा दी गई थी और इसको तो काफ़ी डिटेल में पढ़ा होगा, क्योंकि हम टेस्ट पढ़ रहे हैं तो उस पर ज़्यादा डिटेल में ही जाएंगे। अधिगम में देश के प्रभाव का नियम दिया गया है। तो अधिगम में कौन का प्रभाव का नियम दिया है? किसने दिया था प्रभाव का नियम? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पावलोव, स्किनर, वाटसन या थॉर्नडाइक द्वारा प्रभाव का नियम दिया गया था। किसी व्यक्ति की किसी अनुक्रिया या कार्य को कैसे सीखा जाता है? प्रभाव के आधार पर सीखा जाता है ना, इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, सावधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या क्या है? तो अवधान के आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारण क्या क्या है? तो इसके रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। 4 में से एक देखना है ना। तो आप इसमें एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आंतरिक और व्यक्तिनिष्ठ निर्धारण, तो भाई सबकी जो है जो इसमें आपका रुचि, लक्ष्य एंड अभिवृत्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है 18th, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बाल्यावस्था या गर्भ अवस्था से लेके किशोर अवस्था, है ना। तो अब आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस, क्योंकि देखिए बाल मनोविज्ञान में जो है बचपन से लेके जो है आपका सारी की सारी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। तो आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन जो है आंसर आपका हो जाएगा गर्भ अवस्था से लेके किशोर अवस्था का विशेष अध्ययन, है ना। क्योंकि ठीक है, किशोर अवस्था तक का अध्ययन, इसमें पूरा बाल मनोविज्ञान, वह अवस्था 19 क्वेश्चन जो कि माता पिता के 21वें गुणसूत्र के अलग ना हो पाने के कारण होती है, उसे क्या कहा जाता है? 21वें गुणसूत्र के अलग नहीं हो पाने के कारण डाउन सिंड्रोम पर होता है ना। ये डिसऑर्डर्स में आपने पढ़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोहलर के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोहलर के अनुसार पूर्व पारंपरिक अवस्था में जो है नैतिकता बाह्य कारणों के कारण निर्धारित होती है, ये आंसर है। नेक्स्ट इज 21st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो इसमें सही क्रम देखिए, अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। तो ये तो आपका सिंपल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्या बनता है पहले? अंडाणु शुक्राणु होते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसके बाद क्या बनता है ना, क्रम पूछा हुआ है। तो इसमें जो है आंसर ए है, सबसे पहले अंडाणु शुक्राणु होते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका जो है ब्लास्टोसिस्ट बनता है और फिर युग्मनज, है ना, ठीक है। बच्चा जो है गर्भ में किस प्रकार से कितनी, उसका क्रम पूछा है ना बनने का। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? कितना इजी क्वेश्चन है, युग के द्वारा किया गया था, है ना, ठीक है। इंट्रोवर्ट, एक्सोवर्ट आपको पता ही होगा ना, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और एक तीसरी कैटेगरी उन्होंने बताई थी उभयमुखी, इसका वर्गीकरण युग ने किया था। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्न में से किस विधि के सोपान है? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि। तो देखिए ध्यान से पढ़िए, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, ये जो है आगमन विधि के सोपान है ना। आगमन निगमन तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, इंग्लिश में इंडक्शन और डिडक्शन कहते हैं इन विधियों को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण देश में होता है, इदम, अहम, पराहम, परिस्थितियों। तो फ्राइड में तो आपने पढ़ा होगा इड, ईगो, सुपर ईगो, ये सारी चीजें उन्होंने पढ़ी होंगी, है ना, ठीक है। हाई मोरल वैल्यूज और ईगो बैलेंस करता है, इड बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं, है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्राइड जो है बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, बहुत पूछे गए हैं मतलब अभी तक बहुत। तो इसमें जो है इसका आंसर आप जो है बताइए जल्दी। इसमें हमारे मूल्यों का आंतरीकरण इदम में होता है, अहम में होता है या पराहम में होता है? मूल्यों का आंतरीकरण पराहम में होता है, सी। 25th, व्यवहारवादी ने कहा था देश, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, चोर, जो चाहे बना सकता हूँ, है ना। तो ये जो है वाटसन है व्यवहारवादी, इन्होंने कहा था भैया आप तो मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे जैसा इन्वॉल्वमेंट दूंगा वो वैसा ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान आकर्षित होने में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो ध्यान आकर्षित होने में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो इसमें जो है उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। तो इसमें ध्यान आकर्षण होगा अगर उद्दीपन तीव्र होगा तो, है ना। अगर बहुत तेज लाइट आपकी आंखों में चमका देंगे तो आपका ध्यान अपने आप आकर्षित हो जाएगा। एक एग्जाम्पल है सिर्फ, ठीक है, ठीक है ना। कम या मंद उद्दीपन की अपेक्षा तीव्र उद्दीपन व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करता है। बम फोड़ दें आपकी तरफ पास में, जाएगा ध्यान? नहीं जाएगा। 27, देश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है।
शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा। तो भैया प्रेरणा से रुचि उत्पन्न होती है, सहानुभूति से थोड़ी होती है। तो डी आंसर हो गया इसका। फ्राइड के अनुसार ग्रहण किए गए फ्राइड के अनुसार ग्रहण किए गए तत्वों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी प्रक्रिया को करने की असफलता। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से निकाल दिया जाता है। या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का आंसर भाई, फ्राइड ने कहा था कि भाई बुरे अनुभवों को दिमाग से निकाल देता है, इसे विस्मरण कहते हैं, है ना। ठीक है, मेमोरी जो है बुरे अनुभवों को हटा देती है। तो इसका आंसर सी हो गया। 29 SOR जिसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है वह कौन है। तो ये जो है वाटसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो वह क्या कहलाती है। तो ये अनुपात मापनी कहलाती है। तो इस प्रकार जो आपका टेस्ट हुआ है, लगातार टेस्ट होते जाएंगे आपके, एक के बाद एक टेस्ट। और अगले एक हफ्ते तक कोशिश करूंगा कि 100 से भी ज़्यादा टेस्ट लूँ। और अगर टाइम टेबल की एग्ज़ाम की डेट बढ़ती है तो टॉपिक्स भी कवर किए जाएंगे काफ़ी डिटेल में। तो चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।